नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन विषयों को देख लेते हैं जिसकी आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तरों को देखेंगे जो हमने कल आपको अभ्यास के लिए दिए थे। फिर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और इसके संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को देखेंगे। फिर हम 2015 के ईरान परमाणु समझौते पर वार्ता के फिर से आरंभ होने से संबंधित एक आलेख की चर्चा करेंगे और फिर हम नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी में पर्यावरणीय न्याय को समाहित किए जाने की आवश्यकता से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल देखेंगे। फिर हम भारत में साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के संदर्भ में साइबर हमलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करेंगे और फिर हम गोवा दल बदल मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के मत और इसके संदर्भ में स्पीकर द्वारा हाल में लिए गए एक निर्णय की चर्चा करेंगे। फिर हम आपको प्रारंभिक परीक्षा संबंधित अभ्यास प्रश्न देंगे और फिर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, जिसकी संरचना की भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कल दिए गए प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने S-400 की खरीद के लिए रूस के साथ एक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा के तहत अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन की एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है केवल दो और तीन और इस संदर्भ में पहला जो कथन है वो गलत है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिहरी बांध का निर्माण जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर किया गया है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली की आपूर्ति करता है। निर्माण के प्रारंभिक चरणों में यूएसएसआर द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही कथनों का चयन कीजिए। केवल एक, केवल एक, तीन और चार, केवल दो, तीन और चार की उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके संदर्भ में दूसरा, तीसरा और चौथा जो कथन है वह सही है और इस रूप में उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत हैं या हैं? कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन एनएसजी की एक विशेष ऑपरेशन इकाई है। यह शहरी युद्ध और नज़दीकी लड़ाइयों से निपटने में माहिर है। यह विशेष रूप से एंटी हाईजैक और एंटी हॉस्टेज ऑपरेशन के लिए स्थापित किया गया था। केवल एक और दो, केवल तीन की एक, दो और तीन। तो इसके संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही नहीं है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा एक, दो और तीन, डी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सशस्त्र अलगाववादी संगठन उल्फा किस भारतीय राज्य से अपना संचालन करता है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश की नागालैंड और इसका सही उत्तर है बी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्लामिक स्टेट से संबंधित आतंकवादियों द्वारा कब्जा किया गया पाल्मा का संघर्ष प्रभावित शहर किस देश में स्थित है? लीबिया, यमन, सीरिया की मोजाम्बिक। तो इसका सही उत्तर है हमारा डी, मोजाम्बिक। अगला प्रश्न है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पौधा प्रायः चर्चा में क्यों रहता है? इसका अर्क व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग किया जाता है। यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम करता है जहां ये उगता है। इसका अर्क कीटनाशकों में प्रयोग किया जाता है कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम करता है जहां ये उगता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 2 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है
और इसको आप सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में महिला संबंधित मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसे भारतीय समाज में भी पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से यह संदर्भित है दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले से, जिसमें एक महिला को 24 माह के गर्भ के बावजूद मेडिकल आधार पर गर्भपात कराने की अनुमति दे दी गई है। महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान में आपको ये समझना है कि भारत में 20 सप्ताह तक ही गर्भपात की अनुमति है, और यदि इसके बाद कोई महिला गर्भपात कराना चाहती है तो इसके लिए न्यायालय का मार्ग उसे लेना होगा। इसी के संदर्भ में महिला के द्वारा 24 हफ्ते के अपने गर्भ को गर्भपात कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और इसके लिए मेडिकल आधार पर अनुमति मांगी गई। हाई कोर्ट द्वारा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और महिला के पति से बातचीत के पश्चात ही अंतिम निर्णय किया गया। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो भारत में गर्भपात से संबंधित अधिनियम 1971 में बनाया गया था, जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP अधिनियम 1971। इस MTP अधिनियम 1971 की धारा 3(2) के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है जहां गर्भावस्था की लंबाई 12 सप्ताह से अधिक ना हो, या जहां गर्भावस्था की लंबाई 12 सप्ताह से अधिक हो लेकिन 20 सप्ताह से अधिक ना हो। इस मामले में गर्भपात की अनुमति दी जाएगी जब उसे कम से कम 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय के आधार पर अनुमति दी जाए, और यह अनुमति निम्नलिखित आधारों पर दी जाएगी कि गर्भावस्था की निरंतरता से गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य और उसके जीवन के लिए जोखिम शामिल है, अथवा इस बात का काफी खतरा विद्यमान है कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो यह कुछ शारीरिक या मानसिक असमानताओं से गंभीर रूप से विकलांग होगा। और इन 2 आधारों पर कम से कम 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय के पश्चात गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस 1971 के अधिनियम की कई आधारों पर आलोचना की जाती रही है, जैसे कि वर्तमान में यदि किसी महिला को 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करना है तो इसके लिए उनको एक काफ़ी लंबी चलने वाली बोझिल प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इसको प्राकृतिक रूप से अधिकार के दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन भी माना जाता है, क्योंकि गर्भपात महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस रूप में महिला के अपने खुद के स्वयं के शरीर पर अधिकार का भी यह हनन करता है। प्रसूतिविदों का तर्क है कि यह असुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानों के लिए एक प्रकार के कुटीर अथवा अनौपचारिक उद्योग को प्रेरित करता है, और इसी आधार पर इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में 2015 का एक अध्ययन बताता है कि किस प्रकार से असुरक्षित गर्भपात 10 से 13% मातृत्व मृत्यु का एक बड़ा कारक है, और इस रूप में यह माताओं की मृत्यु होने के संदर्भ में तीसरे सबसे कड़े कारक के रूप में विद्यमान है। साथ ही साथ MTP अधिनियम 1971 चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ तालमेल रख पाने में भी विफल रहा है, जो कि गर्भावस्था की अपेक्षाकृत उन्नत स्थिति में भी भ्रूण को हटाने की अनुमति देता है। साथ ही साथ इस कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई नाबालिग अपनी गर्भावस्था को समाप्त करना चाहती है तो उसे अभिभावक से लिखित सहमति लेनी आवश्यक होगी, जो उसके अधिकारों के भी उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। यही कारण है कि हाल ही में 1971 के MTP एक्ट में संशोधन किए जाने के दृष्टिकोण से 2021 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट को अभी मार्च में ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, और इस प्रकार से 1971 के गर्भपात कानून में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बनेगा। इसके माध्यम से न केवल अविवाहित महिलाओं को गर्भ निरोधक की विफलता के संदर्भ में गर्भपात की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है, अपितु 20 सप्ताह की पूर्व गर्भकालीन सीमा से परे गर्भपात
कराना भी अनुमन्य कर दिया गया है। यदि हम इस कानून के कुछ और प्रावधानों की बात करें तो इसके माध्यम से गर्भावस्था की अवधि को 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित और कानूनी रूप से अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करना अब आसान होगा। साथ ही साथ सीमा का इस प्रकार का विस्तार महिलाओं के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाएगा, जिससे मुख्य धारा की चिकित्सा व्यवस्था के तहत वह अपना सुरक्षित गर्भपात करा सकेंगी और इससे न केवल मातृत्व मृत्यु दर में होने वाली वृद्धि को भी कम किया जा सकेगा, साथ ही साथ संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था में गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। इसके अन्य प्रावधानों के तहत अब गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भावस्था की समाप्ति के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी किराए की आवश्यकता होगी, जो पहले 2 या अधिक थी। साथ ही गर्भधारण के 20 से 24 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति के लिए अब 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय को आवश्यक बनाया गया है। साथ ही साथ महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भधारण की सीमा को भी बढ़ाया गया है, जिसमें बलात्कार पीड़ित, अनाचार और अन्य सुभेद्य महिलाएं और नाबालिगों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जिस महिला की गर्भावस्था समाप्त हो गई है उसका नाम और अन्य विवरण प्रकट नहीं किए जाएंगे और इस रूप में वह उस महिला विशेष की निजता को बढ़ावा देने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है। यदि हम इसके लाभों की बात करें तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी गर्भ के मामले में 21वें सप्ताह में ही भ्रूण की असमानताओं का पता लगाए जाने के संदर्भ में बेहतर तकनीक उपलब्ध होती है। चूंकि पहले के कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था, तो अब इस प्रकार के प्रावधान को लाए जाने से 20वें सप्ताह के बाद भ्रूण की असमानताओं का पता लगाने और उसके निवारण में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इसके माध्यम से बलात्कार पीड़ित, बीमार और कम उम्र की महिलाओं को भी अवांछित गर्भावस्था को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद मिलेगी। क्योंकि यह कानून अविवाहित महिलाओं पर भी लागू होगा, इससे अविवाहित महिलाओं को भी एक प्रकार से चिकित्सीय रूप से गर्भधारण की अनुमति के साथ गर्भपात की मांग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण अधिकार मिलेंगे। साथ ही साथ इस प्रावधानों के तहत महिला की गोपनीयता की रक्षा का भी प्रावधान किया गया है, जो आगे चलकर उनकी प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह जो कानून है वह सीमाओं से परे नहीं है। इसके माध्यम से जिस तरीके से 20 से 24 हफ्ते की अवधि में जिस प्रकार से चिकित्सकों की राय के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं वह कुछ अस्पष्टताओं के साथ है, जिसका आगे चलकर कानूनों में नियम बनाए जाने के संदर्भ में कार्यपालिका द्वारा लाभ उठाया जा सकता है और इस रूप में 20 से 24 हफ्ते में गर्भपात कराए जाने के संदर्भ में कार्यपालिका द्वारा अपने हिसाब से नियमों को बनाया जा सकता है, जो कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण को भी दर्शा सकता है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी गई है और अभी भी इच्छा शक्ति के आधार पर गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, जो महिलाओं के स्वयं के शरीर पर अधिकार के संदर्भ में एक प्रकार से नकारात्मक प्रावधान के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही साथ यह कुछ स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के खिलाफ कुछ सामाजिक पूर्वाग्रहों यानी सक्षमता को बढ़ावा देता है। सक्षमता का दृष्टिकोण समाज में एक नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के तहत सामान्यतः ये माना जाता है कि किसी भी समाज में ऐसे ही लोगों को विद्यमान रहना चाहिए जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हों और मानसिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ हो। इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज में विकलांगों, दिव्यांगों और इसी प्रकार की स्पेशल नीड्स वाले बच्चों और पुरुषों, महिलाओं के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और यदि गर्भपात कानून के तहत अपंगताओं से ग्रस्त भ्रूण को
पहले ही समाप्त करने की अनुमति दे दी जाएगी तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और ऐसे ही बच्चों को इस संसार में लाने की अनुमति दी जा सकती है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो भविष्य में हो सकता है कि छोटी से छोटी समस्या वाले बच्चों को भी गर्भपात के द्वारा इस संसार में ना लाया जाए और यह एक प्रकार से विकलांगों के जन्म लेने के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। साथ ही साथ इसमें गर्भपात की अनुमति भले ही दी गई हो, लेकिन गर्भपात सुविधाओं के विकास के संदर्भ में यह कानून मौन है, जो गर्भपात सुविधाओं को अभी भी सीमित पहुंच के रूप में देखता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील गर्भपात कानून बनाए जाने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि अभी भी गर्भपात की इच्छा वाली महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण गर्भपात सेवाएं प्राप्त हो पाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जो जीएस पेपर 2 में आईआर से संबंधित है। महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित है 2015 के ईरान परमाणु समझौते पर वार्ता के फिर से प्रारंभ होने से। उल्लेखनीय है कि ईरान और P5+1 देशों के द्वारा 2015 में परमाणु समझौता किया गया था। हालांकि 2018 में जब अमेरिका इससे बाहर आ गया तो उसके बाद से ही ईरान के साथ पश्चिमी देशों के संबंध बिगड़ते देखे गए और इसका एक परिणाम यह देखा गया कि 2015 में हुए इस ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर भी संकट की स्थिति बनी। हालांकि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा फिर से परमाणु समझौते में लौटे जाने की घोषणा की गई है और इससे ये आशा की जा रही है कि 2015 के परमाणु समझौते पर जो 2018 और उसके बाद जो संकट विद्यमान हो गया था, अब वह निवारित किया जा सकेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईरान परमाणु समझौता क्या था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, P5+1 यानी परमानेंट 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और जर्मनी यानी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ 2015 में ईरान ने एक समझौता किया, जिसके तहत ईरान इस बात पर सहमत हुआ कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण लगाएगा। इसे तकनीकी रूप से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है और इसके तहत ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूग, समृद्ध यूरेनियम और हैवी वाटर, जो परमाणु हथियार के निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटक होते हैं, उनके भंडारण में महत्वपूर्ण रूप से कटौती करने पर सहमति व्यक्त की और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी सभी प्रतिनिधि दलों के साथ एक संयुक्त आयोग की स्थापना भी की गई। मुख्य रूप से ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम के चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे वह न केवल संयुक्त राष्ट्र अपितु संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए थे, जिसका विनाशकारी प्रभाव देखा जा रहा था उसके तेल राजस्व निर्यात पर, साथ ही साथ विदेशों में उसकी संपत्ति पर, क्योंकि उसकी संपत्ति पर पहुंच से उस पर रोक लगा दी गई थी, जिससे तेल निर्यात राजस्व और अरबों की संपत्ति की उसे हानि देखनी पड़ रही थी। 2015 से 2018 के काल में परमाणु समझौते पर काफी बेहतर कार्य किया गया। हालांकि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस परमाणु समझौते से हटने की घोषणा की गई। इस सौदे के संदर्भ में ट्रंप और इसके विरोधियों का कहना था कि यह जो समझौता है वह एक त्रुटिपूर्ण समझौता है, क्योंकि यह ईरान को तो अरबों डॉलर तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन अमेरिका द्वारा उन समूहों के लिए ईरान के समर्थन को संबोधित नहीं करता है जिसे अमेरिकी आतंकवादी मानते हैं, जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह आदि। विशेष रूप से यह संगठन अमेरिका के दृष्टिकोण से एक आतंकवादी संगठन है, जिनके द्वारा पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण रूप से इजराइल आदि को निशाना बनाया जाता रहा है, जिसके चलते अमेरिका से इनकी लगातार दुश्मनी बनी हुई है। महत्वपूर्ण रूप से हिजबुल्लाह के द्वारा लेबनान के क्षेत्र में कार्रवाई की जाती रही है, वहीं दूसरी ओर हमास के द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र से कार्रवाई की जा रही है और इसके माध्यम से लगातार यह संगठन ईरान के अप्रत्यक्ष समर्थन के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, जिसके चलते अमेरिका लगातार ईरान पर यह आरोप लगाता है
कि वह किस प्रकार से पश्चिम एशिया में अशांति को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप का कहना था कि यह ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास पर अंकुश नहीं लगाता। चूंकि यह समझौता 2030 तक समाप्त हो जाता तो उसके बाद की स्थिति क्या होती, इसको लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं थी। ट्रंप का यह भी कहना था कि ईरान ने चूंकि अतीत में अपने परमाणु कार्यक्रमों के बारे में झूठ बोला है, अतः उन्हें पूरा अधिकार है कि वह इस समझौते को रद्द कर दे। 2018 में जब अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया तो उसके बाद से ही ईरान और अमेरिका के मध्य तनाव बढ़ता देखा गया, जिसका वैश्विक प्रभाव देखने को मिला। यदि हम ईरान और अमेरिका के मध्य बढ़े इस तनाव के प्रभावों के बारे में बात करें तो विशेष रूप से पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अस्थिरता को बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है, जिसमें बढ़ते तनावों के चलते ईरान विशेष रूप से अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए मुश्किल स्थितियां बना सकता है और साथ ही साथ वह इराक और सीरिया में भी स्थिति खराब कर सकता है। इसके तहत हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से सीरिया में शांति व्यवस्था को बनाए जाने के संदर्भ में रूस के साथ वार्ता किए जाने के लिए या फिर उत्तर कोरिया को लेकर चीन के साथ काम करने की अमेरिकी क्षमता को भी ईरान के साथ का तनाव महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ईरान से तनाव के चलते अमेरिका को अपनी एक बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी उसके खिलाफ, जो पश्चिम एशिया के अन्य क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके तहत हमें यह भी समझा जाना महत्वपूर्ण है कि जब से अमेरिका अलग हुआ है और उसने प्रतिबंध ईरान पर लगाए हैं, उसके बाद से ही ईरान परमाणु समझौते के भविष्य पर प्रश्न उठने लगे हैं। स्वयं ईरान में भी कट्टरपंथियों द्वारा लगातार ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि क्या ईरान को ईरान परमाणु समझौते के तहत स्वीकार किए गए प्रतिबंधों और निरीक्षणों को जारी रखना चाहिए, और इससे पूरा परमाणु समझौता ही प्रश्न चिन्ह में आ रहा था। इसके वैश्विक परमाणु व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी दूरगामी प्रभाव संभावित हैं, क्योंकि यदि ईरान परमाणु समझौता पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ेगा, जिससे परमाणु हथियारों के विकास की होड़ पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। इसके संदर्भ में हमें यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से विशेष रूप से पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काल में अमेरिका द्वारा बहुत सारे फैसलों से, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से पीछे हटने की घोषणा की गई, चाहे वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो, चाहे वो पेरिस जलवायु समझौता हो, चाहे वो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता आदि हो। और निश्चित रूप से इस प्रकार की स्वीकृतियों से ट्रंप काल में अमेरिकी विश्वसनीयता में कमी आई थी। हालांकि जनवरी के बाद जब से नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से उन्होंने ईरान परमाणु समझौते के प्रति एक सकारात्मक रुख दर्शाया है, जो इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिस प्रकार से इसके संदर्भ में फिर से वार्ता प्रारंभ हुई है, वह निश्चित रूप से भविष्य में और सकारात्मक परिणामों को दर्शाएगा। यदि हम इसके वैश्विक निहितार्थों की बात करें तो वैश्विक निहितार्थों के तहत हम देख सकते हैं कि इसके माध्यम से जिस प्रकार से पूरी तनावों की श्रृंखला देखी गई है, जिस प्रकार से प्रतिबंधों की स्थिति देखी गई है, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के रुख को लाएगी। साथ ही साथ इसके माध्यम से ईंधन की कीमतें भी उच्च बिंदुओं तक पहुंच सकती हैं, जो वर्तमान में न्यून स्थिति में देखी जा रही हैं। साथ ही साथ यदि तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज को भी ब्लॉक कर सकता है, जो कि एक रणनीतिक चोक पॉइंट है जो आगे चलकर वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा। इसका जो नुकसान है वह भारत, चीन और रूस जैसी विशाल अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ चूंकि अमेरिका ने भारत से अमेरिका की एयरलाइनों को रद्द कर दिया है, क्योंकि वह ईरान के ऊपर से गुजरती हैं, जो हवाई क्षेत्र के उद्योग को भी प्रभावित करेगा। यदि हम भारत के लिए निहितार्थों की बात करें तो सीधा सीधा प्रभाव जो है भारत के तेल और गैस क्षेत्र पर पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक रूप से ईरान भारत के लिए ऊर्जा का एक व्यापक स्रोत रहा है।
साथ ही साथ इसके माध्यम से विश्व तेल बाजार में अनिश्चितताएं भी पैदा हो सकती हैं और इस प्रकार की अनिश्चितता से विश्व तेल की कीमतों के प्रभाव में कोई भी अगर वृद्धि देखी जाती है तो वह भारत में मुद्रास्फीति के स्तर के साथ साथ भारतीय रुपयों को भी प्रभावित करेगा। यह भारत ईरान संबंधों के तहत चाबहार बंदरगाह के विकास को भी प्रभावित करेगा और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से संबंधित परियोजनाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है यदि कोई INSCT योजना से जुड़ा कोई देश ईरान के साथ व्यापार प्रतिबंधों का पालन करने का निर्णय लेता है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की, तो इसकी परिकल्पना सितंबर 2000 में तब की गई जब इसको लेकर रूस, भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें अजरबैजान, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान की भी भागीदारी देखी गई और इसके तहत माल परिवहन के लिए जहाज, सड़क और रेल मार्ग के द्वारा मध्य एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी कायम करने का लक्ष्य रखा गया है, जो ईरान के साथ होने वाले तनावों के चलते निश्चित रूप से नकारात्मक रुख देख सकता है। इसको आप इस मानचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें सुएज नहर के पारंपरिक रूट के विपरीत यह जो मार्ग है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वह मुख्य रूप से भारत की रूस के साथ पहुंच के साथ ही मध्य एशिया तक पहुंच और इसके माध्यम से पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों तक पहुंच को सफल बना सकता है। इसका संघाई सहयोग संगठन पर भी प्रभाव देखा जा सकता है यदि चीन इस संगठन में ईरान को शामिल करने पर विचार करे और यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो भारत एक ऐसे ब्लॉक का सदस्य बन जाएगा जो अमेरिका विरोधी भी देखा जा सकता है और इससे भारत सरकार को एक विरोधाभासी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक ओर तो वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड में संलग्न है, वहीं दूसरी ओर वह शंघाई सहयोग संगठन में भी संलग्न है, जिसमें अमेरिका के विरोधी राष्ट्र चीन, रूस और ईरान शामिल होंगे। इसका नियम आधारित विश्व व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि JCPOA से बाहर निकलकर अमेरिकी सरकार ने इस धारणा को ही पलट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते स्टेट्स यानी राज्यों द्वारा किए जाते हैं, न कि केवल मौजूदा सरकारों या शासन के द्वारा। यद्यपि वर्तमान में इस पर फिर से वार्ता प्रारंभ हो गई है, तो ये जितनी भी आशंकाएं हैं इनके संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इनको निवारित किए जाने के संदर्भ में एक सकारात्मकता देखी जाएगी। अब ये देखे जाने की बात होगी कि भविष्य में इसको लेकर किस प्रकार का रुख देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध GS पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित है नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के संदर्भ में पर्यावरणीय न्याय को भी समाहित किए जाने की आवश्यकता से। वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि अधिकांश वैश्विक स्तर पर राष्ट्र 2050 तक नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के संदर्भ में प्रयासों को करने की बात कर रहे हैं। इसके तहत इस प्रकार के उत्सर्जन पर बल दिया जाता है कि राष्ट्रों द्वारा जितना भी उत्सर्जन किया जाए उसको नवीकरणीय ऊर्जा साधनों या फिर वन आदि लगाकर प्रतिस्थापित कर दिया जाए और इस प्रकार से कार्बन में जितना उत्पादन हो उसको विविध प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा प्रस्तावों आदि के माध्यम से आप प्रतिस्थापित कर सकते और इस प्रकार से राष्ट्रों द्वारा जो कुल उत्सर्जन किया जाएगा वह वास्तव में शून्य ही होगा। हालांकि इस प्रकार की नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के संदर्भ में वर्तमान में यह कहा जा रहा है कि इसमें हमें पर्यावरणीय न्याय की संकल्पना को भी समाहित करना होगा। पर्यावरणीय न्याय पर्यावरणीय लाभों और दायित्वों के एक निष्पक्ष वितरण पर केंद्रित है, जिसमें पर्यावरणीय न्याय के तहत पर्यावरणीय कानून और उनका बेहतर कार्यान्वयन, पर्यावरणीय नीति विकास और स्थिरता के साथ एक बेहतर नियोजन और शासन को शामिल किया जाता है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2015 एक ऐसा साल था जिसमें वैश्विक स्तर पर एक ओर तो सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकृत किया गया, वहीं दूसरी ओर 2015 में ही पेरिस जलवायु समझौते को भी स्वीकृत किया गया और इसके माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के द्वारा कुछ स्वैच्छिक
उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए गए। हालांकि इसके संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार के उत्सर्जन लक्ष्य का अधिकतम जो लाभ है वह विकासशील देशों को प्राप्त नहीं होगा। विकासशील देशों का मत है कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र चूंकि अभी भी प्रगति कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में जो उनका प्राप्त किया जाने वाली पीक अवधि है वह आने वाले दशकों में ही प्राप्त होगी, और यदि इससे पहले ही उनके द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम किए जाने के संदर्भ में बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तो इसका प्रभाव उनके विकास के परिदृश्य पर पड़ेगा, जिसको निवारित करने के लिए हमें कार्य करना होगा। इसी के चलते पेरिस जलवायु समझौते की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका द्वारा 26%, चीन द्वारा 13% वैश्विक उत्सर्जन किया जाता है। भारत के लिए उत्सर्जन की ये दर मात्र 3% है। बावजूद इसके हमारे समक्ष इस उत्सर्जन को और भी कम करने की चुनौती है। वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर 1% वैश्विक जनसंख्या के द्वारा बॉटम 50% यानी निचली 50% जनसंख्या की तुलना में 2 गुना से भी अधिक उत्सर्जन किया जाता है। हालांकि भारत की आधे से अधिक जनसंख्या का मध्य वर्ग में अवस्थान है, जिसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अमेरिका की तुलना में 1/8 ही है और चीन की तुलना में यह 1/3 है। हमें यह भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि किस प्रकार से कूटनीतिक वार्ताओं के तहत केवल उत्सर्जन में कटौती पर बल दिया जाता है। इसकी तुलना में विकासशील अल्प विकसित राष्ट्रों को वित्त और तकनीक हस्तांतरण पर अधिक बल नहीं दिया जाता, जो इस कूटनीतिक वार्ता की एक बड़ी कमी को दर्शाता है। इसके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि जब भी हमें वैश्विक उत्सर्जन लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए तो इसमें हमें तार्किकता के तहत देशों के मध्य विद्यमान विकास स्तर के अंतर को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें किसी भी राष्ट्र की पहली प्राथमिकता उस देश में गरीबी उन्मूलन होनी चाहिए और उसके बाद ही जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से भारत वर्तमान में अपनी अवसंरचना के विकास पर सर्वाधिक बल दे रहा है। इसके तहत हम आने वाले समय में सीमेंट, स्टील और निर्माण सामग्री का अधिक प्रयोग करेंगे। कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में इनकी भूमिका अधिक होती है। बावजूद इसके चूंकि इनका कोई विकल्प नहीं है, इसके चलते भविष्य में हो सकता है कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन को वृद्धि ही करें। हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या विद्यमान है, जिसको बेहतर ढंग से विकसित किए जाने के लिए हमें बेहतर अवसंरचना, बिल्डिंग और उद्योग के विकास की आवश्यकता होगी। हालांकि इससे भी उत्सर्जन बढ़ने की संभावना है, जिसको निवारित करने के लिए हमें कार्य करना होगा। इसके संदर्भ में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें वर्तमान के उपभोग पैटर्न में भी बदलाव लाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके तहत महत्वपूर्ण रूप से देश जो खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जो ऊर्जा के साधन इस्तेमाल करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रयोग करते हैं, उसमें भी हमें बदलाव करना होगा। आंकड़ों के स्तर पर देखें तो मांस के उपभोग से लगभग 1/3 कार्बन उत्सर्जन का जन्म होता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 4 किलो मांस का ही सेवन किया जाता है। यूरोपीय देशों में इसकी मात्रा 68 किलो प्रति व्यक्ति है, जिसको कम करने के लिए काम करना होगा। इसी प्रकार से हमें ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत पर कोयले का प्रयोग समाप्त करने के संदर्भ में जिस प्रकार के दबाव बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में यह भी आवश्यक है कि हम स्वच्छ ईंधन और तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण पर बल दें, जिसके द्वारा ही हम कोयले के प्राप्त ऊर्जा को प्रतिस्थापित कर पाने की स्थिति में होंगे। इन्हीं सब चुनौतियों के तहत हमें कुछ महत्वपूर्ण उपायों को करना होगा। इसके तहत न केवल हमें इस बात को समझना होगा केवल उत्सर्जन लक्ष्यों पर ही बल देने से हम जलवायु न्याय को स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपितु इसके संदर्भ में हमें ऐतिहासिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को भी लागू करना होगा। इसके तहत हमें समता के सिद्धांत के तहत विकसित और विकासशील देशों के मध्य विकास के अंतर को ध्यान में रखते हुए उत्सर्जन लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। साथ ही साथ उत्सर्जन लक्ष्यों का निर्धारण करते समय प्रति व्यक्ति किए जाने वाले उत्सर्जन पर अधिक बल
देना होगा और साथ ही साथ अधिक उत्सर्जन करने वाले राष्ट्रों पर भी अधिक मात्रा में उत्सर्जन में कटौती के लिए दबाव डालना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि किसी देश में लोगों के रहने की स्थितियां किस प्रकार की हैं और जब तक लोगों के रहने की स्थितियां बेहतर नहीं की जा सकें तब तक हम उत्सर्जन लक्ष्यों को बेहतर ढंग से लागू कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके तहत भी हमें महत्वपूर्ण रूप से सतत विकास अंतरपीढ़ी समता को लागू करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित तकनीक के हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बल देना होगा। तभी हम जलवायु परिवर्तन का सामना किए जाने के दृष्टिकोण से बेहतर न्यायपूर्ण प्रतिक्रिया कर पाने में सक्षम होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित है भारत में साइबर हमलों के बढ़ते खतरे से। इसके संदर्भ में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार अक्टूबर 2020 में मुंबई में बिजली वितरण व्यवस्था में जो फेल्योर देखा गया उसको किसी न किसी रूप में चीनी साइबर हैकरों से जोड़कर देखा जा रहा है, जो भारत में बढ़ते साइबर हमलों के खतरे को दर्शाता है। हमें इस बात को समझना है कि किस प्रकार से साइबर हमले जो प्रत्यक्ष होने वाले युद्ध हैं उनकी तुलना में काफी अलग होते हैं। जैसे कि साइबर हमले सामने से दिखाई नहीं पड़ते, साइबर हमला करने वाले व्यक्ति भी किसी प्रकार के हथियारों से युक्त नहीं होते। ज्यादातर साइबर हमले असैन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जिनकी पहचान अनेक बार निश्चित नहीं होती। इसके चलते यह देखा जाता है कि राष्ट्रों की महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमला किए जाने के बावजूद उसे राष्ट्र पर हमला माने जाने के संदर्भ में स्पष्टताएं निर्धारित किए जाने के संदर्भ में अविद्यमानता देखी जाती है, जिसको स्पष्ट करने के लिए हमें आगे कार्य करना होगा। इसके तहत किसी भी राष्ट्र की महत्वपूर्ण क्रिटिकल अवसंरचना पर अगर कोई साइबर हमला देखा जाता है तो इसके संदर्भ में राष्ट्र को अपनी खुद की रक्षा किए जाने के लिए प्रत्युत्तर देने की क्षमता का विकास किए जाने की आवश्यकता है। और इसके तहत यदि गैर राज्य अभिकर्ताओं के द्वारा साइबर हमला किया जाता है तो राज्य इसका बेहतर प्रत्युत्तर दे सकें, ऐसे हमें अपने आप को क्षमतावान करना होगा और अनेक अर्थों में इसे राष्ट्र पर किया जाने वाला हमला भी माना जा सकता है और ऐसा मानकर ही एक समुचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से वर्तमान में हम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म देख रहे हैं, उसी टेररिज्म के समान ही हम साइबर हमलों को भी देख सकते हैं, जिसको निवारित किए जाने के संदर्भ में बेहतर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है गोवा दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक मत से, जिसके बाद गोवा विधानसभा के स्पीकर द्वारा 10 पूर्व कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में विलय होने से संबंधित 2019 के फैसले का निर्धारण अब 20 अप्रैल को किया जाना है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2019 में गोवा विधानसभा के 10 कांग्रेस विधायकों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया गया। हालांकि कांग्रेस द्वारा इन्हें दल बदल की 10वीं अनुसूची के आधार पर चुनौती दी गई, किंतु चुनौती दिए जाने के बावजूद गोवा विधानसभा के स्पीकर द्वारा 2019 से लेकर अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, जो काफी आलोचना का केंद्र है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो गोवा विधानसभा के स्पीकर के द्वारा इस पर फैसला 29 अप्रैल को किए जाने की बात की गई। हालांकि यह भी एक फैक्ट है कि वह 29 अप्रैल से पहले ही रिटायर होने वाले थे। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर रिटायर होने से पहले ही फैसले को दें और इसके संदर्भ में अब स्पीकर द्वारा फैसला किया गया है कि वह इस पूरे मामले में जो अंतिम फैसला है वह 20 अप्रैल को करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत में 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल का निर्धारण किया जाता है और इसके संदर्भ में फैसला स्पीकर द्वारा लिया जाता है। हालांकि अनेक बार चूंकि स्पीकर का संबंध सत्तासीन दल से होता है, तो इसी के चलते कई बार फैसले विवादों में रहते हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। इसके उत्तरों को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी उत्तरों की चर्चा हम कल के सेशन में आपसे करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 2 साल के लिए होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना बाध्यकारी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के पदेन कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का कार्य नहीं है? भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और विनियमों के त्वरित प्रवर्तन के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वसनीय निरोध विकसित करना, भ्रष्टाचार के दायरे को कम करने के लिए प्रभावी निवारक उपाय करना, नैतिक मूल्यों को बढ़ाने और भ्रष्टाचार के प्रति समाज की सहिष्णुता को कम करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, कि देश में लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में सुधार या बदलाव की सिफारिश करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? ईवीएम का प्रयोग पहली बार वर्ष 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग पहली बार नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। ईवीएम्स में नोटा सहित अधिकतम 384 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 की उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान 1967 में स्थापित किया गया था। भारत और चीन 2003 से आसियान के सदस्य हैं। दक्षिण पूर्व एशिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष आसियान द्वारा जारी की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 की उपर्युक्त सभी। अब हम यूपीएससी में आया हुआ एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2019 में पूछा गया था। प्रश्न है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तानसेन सम्राट अकबर द्वारा प्रदत्त उपाधि थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपद की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षक के लिए गीतों की रचना की। तानसेन ने कई रागों को इजाद किया। अब हम मुख्य परीक्षा संबंधित अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेसी और प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 महिलाओं को शारीरिक स्वायत्तता की छूट देता है, हालांकि ये समर्थता के दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। स्थिर पश्चिम एशिया के लिए ईरान के 2015 के परमाणु समझौते की वापसी एक जरूरी आवश्यकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द, 15 अंक। जब हम बात करते हैं चर्चा करें की, तो चर्चा करें के तहत आपको अपने उत्तर में अधिक से अधिक आयामों को शामिल करना चाहिए और इसके संदर्भ में आपको कानून के संदर्भ में भी अधिक से अधिक प्रावधानों को बताना चाहिए। जब हम बात करते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण की, तो इसके तहत आपको दिए गए कथन के संदर्भ में अपने मत को बताना है, अपने निर्णय को बताना है और इसके संदर्भ में आपको कुछ आंकड़े अथवा उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं और इसके तहत आप अपने विचारों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर की संरचना देख लेते हैं। इसकी भूमिका में आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का परिचय देंगे। फिर आप इस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करेंगे और इससे संबंधित महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता को मान्यता देने से संबंधित लाभों की चर्चा करेंगे। फिर आप समाज में व्याप्त समर्थता के नकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित प्रावधान को व्याख्यायित करेंगे और इसके तहत आप सुधार के कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको भूमिका के तहत 2015 के ईरान परमाणु समझौते का परिचय देना है। फिर आप ईरान परमाणु समझौते के विकास क्रम के संदर्भ में अमेरिकी दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। इसके बाद आप इसकी वर्तमान स्थिति को समझाते हुए इसके वैश्विक प्रभाव को बताएंगे और इसमें विशेष रूप से आप इसमें पश्चिम एशिया में प्रभाव को दर्शाएंगे। उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हुए उचित सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने द हिंदू में दिए गए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आलेखों की चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।